मित्रों नमस्कार, मैं AR मिश्रा इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आपकी सुख समृद्धि या खुशी का महत्व तभी है जब आप स्वस्थ हैं। अगर स्वस्थ नहीं हैं तो इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। वर्तमान समय में जिन रोगों से लोग ज़्यादा ग्रसित हैं उनमें एक बहुत बड़ा रोग कैंसर भी है। कैंसर का नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन बीमारी तो बीमारी है। यह दबे पांव कभी भी किसी को लग सकती है, किसी को हो सकती है, लेकिन बुद्धिमानी तभी है जब हम इनसे बचने के सजग रहें, और जब किसी कारण से यह बीमारी हो भी जाए तो कैसे उससे जल्दी छुटकारा पाया जा सकता है, इसको जानें और समझें। इसी संदर्भ में आज हम बात कर रहे हैं कैंसर विशेषज्ञ, रेडिएशन के एक्सपर्ट डॉक्टर अनीता मलिक जी से, जो फोर्टिस सेक्टर 62 नोएडा में कार्यरत। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगा दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में आप बताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता मलिक, सीनियर कंसल्टेंट एंड यूनिट हेड रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट फोर्टिस हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ और करीब 19 सालों से कैंसर के मरीजों को देख रही हूँ और उनका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पार्ट में इन्वॉल्व हूँ। हम इस समय पे कैंसर स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट तीनों ही एस्पेक्ट जो है वो हम देख रहे हैं। लोग समझना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि आखिर कैंसर होता क्यों है। कैंसर जो है, हमारे सेल्स में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वो अनकंट्रोल्ड डिवाइड होना शुरू होते हैं। तो ये कारण इसके पीछे या तो स्मोकिंग भी हो सकता है, कुछ वायरल इन्फेक्शन है जो कि कुछ नोन कैंसर्स हैं वो करते हैं, जैसे कि HPV इन्फेक्शन है, वो सर्वाइकल कैंसर का कारण है। एक हेड एंड नेक कैंसर्स में भी इसको देखा गया है। लिवर कैंसर्स में जो हेपेटाइटिस वायरस है, एक वो नोन फैक्टर है। तो इस तरह के चीज़ें हैं जो कुछ कैंसर्स के साथ हमने उनको एसोसिएटेड देखा गया है, वो जिनका कारण हो सकते हैं। पर काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जो जिसका कारण हमें पता नहीं, और उसमें कुछ सेल्स में ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, डिवाइड करनी शुरू कर देते हैं, और ये जो डिवीज़न है वो अनकंट्रोल्ड होता है और ये सेल्स लोकल ही भी बढ़ते हैं और हमारे दूसरे ऑर्गन्स में भी पहुंचते हैं, जो कि ब्लड के माध्यम से। तो इस तरह से कैंसर बनता है और फैलता भी है शरीर में। जी जी। कैंसर के चाहे वो शरीर के किसी भी भाग में हो, शुरुआती लक्षण क्या है? आमतौर पे जो लोग हैं उनमें कैंसर के जो सिम्टम्स देखे गए हैं वो ये है कि अगर किसी को छाला हो गया है, वो ठीक नहीं हो रहा है, नॉन हीलिंग अल्सर है, परसिस्टेंट है और बढ़ रहा है टाइम के साथ में, या फिर कहीं पे कोई गांठ हो गई है, या आवाज़ में कोई चेंज आ गया है, होर्सनेस ऑफ वॉइस है, तो वॉइस बॉक्स के कैंसर के तरफ हम देख सकते हैं कि हो सकता है। कहीं एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, या तो कॉफ में, खांसी में हो रहा है, या वॉमिटिंग में ब्लड आ गया है, या किसी को मोशन में, पॉटी में ब्लड है, या महिलाओं को माहवारी के अलावा भी अगर बीच में ब्लीडिंग हो रही है, तो हम सोच सकते हैं कि कैंसर एक हमें संभावना रखनी चाहिए। एक कॉमन सिम्टम और भी देखा गया है कि वेट लॉस, सिग्निफिकेंट अगर वेट लॉस है, जिसमें कि 10 से 15% वेट लॉस हो रहा है अगर पेशेंट्स में, और हीमोग्लोबिन अगर कम हो रहा है, तो ये भी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। जी जी। अगर किसी को कैंसर हो जाए तो सबसे पहले उसको कहाँ जाना चाहिए? अगर कैंसर हमने डिटेक्ट कर लिया है, हमें पता चल गया है कि कैंसर है, तो निश्चित रूप से आपको कैंसर विशेषज्ञ के पास ही जाना चाहिए, ताकि जो आगे के टेस्ट हैं, स्टेजिंग प्रक्रिया है और बायोप्सी करके उसका किस तरह का कैंसर है वो डायग्नोज करना है हमें, कि उसमें कौन सा ट्रीटमेंट इफेक्टिव होगा। तो ये सब के लिए आपको एक कैंसर विशेषज्ञ ही आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं। एक सामान्य डॉक्टर जो है कैंसर के बारे में बता सकते हैं, या वो जो जैसा कि आपने अभी बताया कि विशेषज्ञ के पास ही जाना चाहिए? आमतौर पे हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो अलग अलग डॉक्टर्स से आते हैं, जैसे कि वॉइस बॉक्स का है अगर, तो वो ENT स्पेशलिस्ट ही डायग्नोज करते हैं। अगर उनको वॉइस में चेंज आ रहा है तो वो दूरबीन से देखते हैं, बायोप्सी करते हैं, तो उसके बाद वो हमारे पास पेशेंट्स को भेज देते हैं ताकि उनकी स्टेजिंग हो सके, और स्टेजिंग के हिसाब से ही फिर ट्रीटमेंट निर्धारित होता है। तो इसी तरह से अगर ब्रेन ट्यूमर है तो पहले उनको सीजर्स के या हेडेक के सिम्टम्स
होते हैं पेशेंट्स को, वो न्यूरोफिजिशियंस के पास जाते हैं, न्यूरोसर्जन्स के पास जाते हैं और फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं। अगर किसी को कोई ऐसा शक है कैंसर का कि इस तरह के सिम्टम्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, तो वो हमारे पास सीधे भी आ सकते हैं परामर्श लेने के लिए। फिर हम उनको बायोप्सी के लिए या जो भी टेस्ट की ज़रूरत है उसके लिए हम रेफ़र कर देते हैं जो दूसरे डॉक्टर्स के पास या फिजिशियंस के पास। माना जाता है और लोग इसके कारण अच्छा खासा डर भी जाते हैं कि अगर कैंसर हो गया तो बहुत सारे पैसे लगेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। कैंसर अगर हम अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं तो हमें उसमें जो ट्रीटमेंट की बहुत ही थोड़ी सी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि सर्जरी से ही क्योर हो जाता है, बाकी आगे कीमोथेरेपी और रेडिएशन की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन डिटेक्टेड जो कैंसर है उनके आउटकम भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में ट्रीटमेंट संभव है, क्योर पॉसिबल है और उसमें जो पैसे हैं वो भी कम लगते हैं। आपकी कीमोथेरेपी नहीं हो रही है, आपकी रेडिएशन नहीं हो रही है, सिर्फ सर्जरी से या कुछ दवाइयों से क्योर हो रही है। तो फिर हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि हम उसको कैसे पकड़ सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। कैंसर अगर किसी को हो गया, डिटेक्ट भी हो गया और उसका इलाज भी शुरू हो गया, सामान्यतः रिकवर होने में कितना समय लगता है? कैंसर के केसेस हमारे पास ज़्यादातर 80% केसेस लेट स्टेज में आते हैं, तो हम कहते हैं कि 20% चांस है उन पेशेंट्स के क्योर होने के। अगर वो ही हम अर्ली डिटेक्शन कर लें स्क्रीनिंग से या हमारे टेस्ट से और जल्दी हमारे पास आ जाते हैं, तो वही 20% जो केसेस हैं उनका क्योर रेट हमारा 80% हो जाता है। तो ये 80-20 का रेशो चलता है। तो हमारा एम हमेशा यही होना चाहिए कि हम जल्दी डिटेक्ट करें और टाइम पर ट्रीटमेंट शुरू करें ताकि हमें जो क्योर है वो पॉसिबल हो पाए। मैडम, अभी तक आपने अपने एक्सपीरियंस में देखा होगा कि जितने लोगों को कैंसर होता है उसमें कोई खास एज ग्रुप है जिसको ज़्यादा होता है या खास कोई जेंडर स्पेसिफिक कोई चीज़ है जो आप बताना चाहें? अभी तो ऐसा माना जा रहा था कि ये कैंसर जो है एल्डरली लोगों का, एज के साथ जब हमारा कैंसर का रिस्क बढ़ता है, एक्सपोजर जो हमारे कार्सिनोजेंस का है वो बढ़ता है, उसके साथ जो एज होने के बाद एल्डरली मेल्स या फीमेल्स में होता है। पर अब हम आजकल यंग पेशेंट्स में भी देख रहे हैं कैंसर को, तो उनमें जो क्योंकि रिस्क फैक्टर्स बढ़ गए हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, हमारे खान पान, लाइफस्टाइल है हमारा, सारा कुछ चेंज हो गया है, तो ये कारण माने जा रहे हैं कि हम यंग पेशेंट्स में भी कैंसर देखते हैं। और कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो बहुत ही यंग पेशेंट्स और बच्चों में होते हैं, जैसे कि लिम्फोमा, ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया। तो ये अलग अलग तरह के कैंसर्स अलग अलग तरह के एज ग्रुप में कॉमन पाए जाते हैं और फिर हम ट्रीटमेंट उसका उस हिसाब से एडवाइस करते हैं। कैंसर से बचने के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, आम लोग हैं, उनको यही सलाह देंगे कि उनका लाइफस्टाइल हेल्दी होना चाहिए, हाइट और वेट उनका उस हिसाब से मेंटेन होना चाहिए। स्मोकिंग की हमारी हैबिट है या टबैको किसी भी फॉर्म में हार्मफुल है और हमारा ओवरऑल जो लाइफस्टाइल है वो हमारा हेल्दी होना चाहिए। सो उससे हम करीब 70 से 80% कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं। महिलाओं में खास करके कौन सा कैंसर उनमें ज़्यादा होता है और उनको कैसे उससे बचना चाहिए? महिलाओं में ज़्यादा मैक्सिमम जो केसेस हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के और वो बढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा केसेस ब्रेस्ट कैंसर के हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर और यूट्राइन कैंसर दोनों ही हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर हैं। तो जो फीमेल्स जिनका हार्मोन का एक्सपोजर ज़्यादा है, जिनकी अर्ली मिनार्की माहवारी जल्दी शुरू हुई है या लेट मीनोपॉज, जिनके महीने बंद लेट होते हैं, तो वो फीमेल्स हार्मोन्स के लिए ज़्यादा एक्सपोज्ड रहती हैं। और या किसी ने हार्मोन के ट्रीटमेंट लंबा टाइम कराया है, जैसे पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एडवाइस की जाती है, तो ऐसे में फीमेल्स ये ज़्यादा रिस्क पे होती हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो ये ट्रीटमेंट ज़्यादा लंबे टाइम नहीं ले लेना चाहिए, हार्मोन एक जो एक्सटर्नल हार्मोन हम लेते हैं। और दूसरा कि बच्चे होना और ब्रेस्ट फीडिंग कराना ये प्रोटेक्टिव है कैंसर के लिए। और इसके साथ दूसरे फैक्टर्स जैसे मैंने बताया, लाइफस्टाइल, स्मोकिंग प्रिवेंट करना, स्मोकिंग नहीं करना, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम कैंसर प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। अगर कोई कैंसर से पीड़ित है या उसको लग रहा है कि लक्षण उसमें हैं ऐसे, क्या वो आपसे संपर्क कर सकता है?
हाँ बिल्कुल, वो संपर्क कर सकते हैं, परामर्श यहाँ से ले सकते हैं। फिर हम कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं उनके सिम्टम्स के आधार पर, उनके साइन एंड सिम्टम्स जो यहाँ पे हमारे साथ में आए हैं, तो उसके आधार पे हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं और स्टेज करने के बाद में हम उनको एडवाइस कर सकते हैं कि किस तरह का ट्रीटमेंट उनके लिए ज़रूरी है। हम लोग जो कैंसर के डॉक्टर्स हैं, काफ़ी सारे इसमें ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं कैंसर प्रिवेंशन में और कैंसर स्क्रीनिंग में, कैंसर अर्ली डायग्नोसिस में। सो अगर किसी भी व्यक्ति को, उनको ऐसा शक है या कोई सिम्टम है या उनके फैमिली में कैंसर के पेशेंट्स हैं, तो उनको ज़रूर कैंसर के लिए ओपिनियन लेनी चाहिए, जेनेटिक टेस्टिंग करानी चाहिए और अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो मित्रों, ये कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अनीता मलिक जी से आप जान रहे थे कि कैंसर से कैसे बचा जा सकता है, और अगर वो हो भी जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सही इलाज से, सही मार्गदर्शन से आप उससे बच सकते हैं, सही समय पर अगर आपने उपचार ले लिया तो। फिर किसी और दिन किसी और शख्सियत के साथ बैठकर हम बात करेंगे और जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।